चलिए, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए आज की इस क्लासेस में आप लोग के लिए लेके आए हम लोग पूर्वावलोकन। जी हाँ, पूर्वावलोकन रहने वाला है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग जो है 2026 का 72वीं बात के 71वीं बीपीएससी लेकर हम लोग जो है आज हम पूरी की पूरी जो है बुक के जिस प्रकार जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करने जा रहे हैं। जी हाँ, अभी तक हमने जो है इसका पार्ट 1 कर लिया, जिसमें हमने पार्ट 1 में जो है पार्ट 1 में अगर हम बात कर लेते हैं तो पार्ट 1 में हम जो है डिटेल वे में जो है आपकी चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने क्या किया, डिटेल वे में आपके इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और जिसमें हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं न्यू इसका आगे का पॉइंट, जिसमें हम लोग जो है बाकी के यहाँ पर चैप्टर को करेंगे, जिसमें हमने पार्ट 1 में जो है काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं, आपका ये क्लासेस का पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम जो है बाकी के सवाल को लगाएंगे। आप यूपीएससी बीपीएससी खासकर पीएससी एग्जाम चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, TRE-4 का ही क्यों ना, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक बार फिर से स्क्रीन चेक कर लेते हैं और आइए शुरुआत करते हैं आपका इस बेहतरीन क्लासेस को। इसमें हम लोग जो है इसको हम डिटेल वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमने जहां से छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं और आज का क्लासेस जो है यहाँ से स्टार्ट रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कहाँ से देख लो, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके टॉपिक से। इसका नाम है हिम रेखा एवं हिमनद। जी हाँ, आपने सही सुना, इस टॉपिक का नाम है हिम रेखा एवं हिमनद। टॉपिक का नाम क्या है देख लो फिर से, हिम रेखा एवं हिमनद। अभी हिम रेखा और हिमनद है, इसके देखो जो नोट्स हैं तो नोट्स वाइज यहाँ पर दिया गया है, प्लस इसके जो है प्रॉपर क्वेश्चन वाइज भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर नोट पर नहीं जाएंगे, हम इसके सवालों को लगाएंगे। हमें बोलता है हम निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं और अक्षांश उच्चावच या फिर वर्षण की मात्रा, ढाल, स्थानीय आकृति भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है, ये बातें कही गई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सब पर ज्यादा नहीं जाएंगे, हम अपने सीधे सवाल पर चलेंगे और इनके सवालों को लगाने का कष्ट करेंगे। ठीक है, हम इनके सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। देखो हमारा सवाल किस प्रकार आता है, किस लेवल का सवाल आता है, ये गौर फरमाइए। आप लोग का सवाल पूछता है हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच में स्थित है। तो हिमालय में हिमरेखा किनके बीच में स्थित है, ये हमसे पूछता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर आप लोग लगाते हैं 4300 से लगभग जो है 6000 मीटर पूर्व में। इनको बीपीएससी प्रीलिम्स 1994 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अब पूछा गया था 1994 के एग्जाम में पूछा गया। तो स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई जो नहीं है, चलिए ठीक है। और हिमालय में औसत हिमरेखा की ऊंचाई जो है उत्तरी भाग पर जो है करीब जो है 5500 से 6000 तक का होता है मीटर में भी, वो भी। और महान हिमालय के दक्षिण भाग को जो है करीब 4500 से 6000 मीटर के बीच में रखते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखनी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। सियाचिन हिमनद जो है वो कहाँ स्थित है, तो आप लोग आंसर लगा दीजिएगा डी नंबर, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। कहाँ, नुब्रा घाटी के उत्तर में। आपके IAS प्रीलिम्स 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। इन सभी का आंसर भी दिया रहता है, तो हम पूरा डिस्कस करते चलेंगे। कहता है सियाचिन ग्लेशियर हिमनद जो है अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, यह बात याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। निम्न में से सबसे बड़ा हिमनद याद रखिएगा सियाचिन हिमनद है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाने का प्रयास करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ है, आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और थोड़ा जूम कर लेते हैं इन सारे सवालों को, ये परफेक्ट रहेगा, अब स्क्रीन दिखाई देगा अच्छे से। तो हमारा सवाल है, कहता है सबसे बड़ा हिमनद पूछ रहा है। हिमनद के बारे में समझ चुके, हिमनद क्या है। तो सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाते हो गंगोत्री हिमनद। कौन सा, गंगोत्री हिमनद। और वहीं पर गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में समझते हो, जिससे गंगोत्री ग्लेशियर पिघलता है, उन्हीं से जो है आपकी गंगा नदी हमारी बहती है, जो उत्तराखंड में आती है। तो ये तटीय, ये मतलब मैदानी क्षेत्र में बहने लगती। तो हमारी जाके वहाँ उत्तराखंड यूपी होते उत्तर आपके बिहार बंगाल होते बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
तो उपयुक्त प्रश्न में दिए गए हिमनदों की जो है लंबाई किस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले गंगोत्री हिमनद जो है करीब 26 किलोमीटर का है, ये करीब जो है 26 किलोमीटर का है। आपसे पूछता है अगला पूछता है रुन्नुन हिमनद करीब जो है, रुन्नुन हिमनद जो है 9 किलोमीटर का, 19 किलोमीटर का है। कंचनजंगा जो है करीब 16 किलोमीटर का है। और एक और आ जाता है आप लोगों का केदारनाथ हिमनद, ये जो है करीब जो है 14 किलोमीटर का है। तो ये बातें याद रखिएगा, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। जिस प्रकार पीपीएससी होता है बिहार में, उसी प्रकार यूपी में यूपी पीसीएस। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विशालतम हिमनद है। तो कौन सा विशालतम हिमनद है, क्या आप लोग बता दें इसका राइट आंसर। आप लोग कहा देते हैं आंसर है सियाचिन, आप लोग कहा देते हैं सियाचिन। अब देखो इसमें जैसे कहा जा रहा है कि कौन सा सबसे जो है विशालतम हिमनद के बारे में पूछता है, तो इन सभी के जो है हिमनद के जो है विशालतम हिमनद के स्थान में बताया दिए गए हैं करीब WVGI के अनुसार लंबाई। तो हिमनद, इसका स्थान और इसकी लंबाई। सियाचिन का देखो काराकोरम में पड़ता है ये, इसकी लंबाई जो है करीब जो है 17.85 जो है किलोमीटर में। गंगोत्री जो है हमारे उत्तराखंड में पड़ता है, इसकी लंबाई जो है करीब जो है 26 किलोमीटर है। जेमू जो है, जेमू हिमनद जो है सिक्किम नेपाल में है, ये जो है करीब 25 किलोमीटर का है। और सियाचिन जो हो गया, और ये ससाइनी है, अच्छा सॉरी सियाचिन में बोल दिया था, ससाइनी होगा। और आपके सियाचिन जो है वो काराकोरम में स्थित है, इसकी लंबाई जो है सबसे ज्यादा है 76.64 किलोमीटर। समझ सकते, इतनी बड़ी हिमनद, इतनी बड़ी हिमनद। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा इधर है, कहता है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर याद रखिएगा, बताइए क्या बता सकते हैं कि हमारी चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर है वो कहाँ स्थित है। तो आप लोग कह देते हैं केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अब जैसे चौड़ावासी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है, नॉर्थ में अवस्थित है। हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति कैसी है। भाई इसका राइट आंसर बी है, सबसे अधिक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी जो है पिघलती है। यानी हम समझ सकते हो कि हमारी पिघलती है, ठीक बात। और मतलब एक तरह से हम पूरा इंडिया को इस तरह से समझे, करीब जो है इंडिया के जो उत्तरी साइड है, नॉर्थ साइड में जो है करीब 12 महीनों तक यानी पूरे साल भर पानी बहते रहता है उनकी नदी में, लेकिन प्रायद्वीपीय में करीब 6 महीना। ऐसा क्यों है। ऊपर वाला क्षेत्र में देखो, सबसे पहली बात हिमनद ग्लेशियर से आता है, दूसरी बात वर्षा होती है, तो वो हमेशा बहते रहता है। लेकिन नीचे वाले प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाले इन सभी नदी में बस वर्षा पर ही निर्भर होता है। तो इधर तो ग्लेशियर वगैरह है नहीं, तो कैसे आएगा इसमें पानी, है कि नहीं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, कहता है कि निम्नलिखित हिमनद में से कौन सा जो है उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में स्थित है। देखो कुमाऊं जो है ना, कुमाऊं क्या है, कुमाऊं एक जो है हमारे हिमालय का भाग है, ठीक है, हिमालय का एक भाग है। तो कुमाऊं अवस्थित है कहाँ पर, आंसर रखिएगा मिलाम में अवस्थित है, मिलाम में अवस्थित है। चलिए मिलाम में अवस्थित है। अगला सवाल, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। हिमनद है और नदी है, तो इसमें विचार करने को कहता है। देखो हमें कहता है बंदरपूछ यमुना नदी पर अवस्थित है, सही बात है, ठीक है, यमुना नदी पर जो है सही बात है। और फिर हमारा पूछ देता है यहाँ पर बारी स्टिगरी, ये चेनाब में है, सही है। मिलाम भी गौरी गंगा में है, सियाचिन नुब्रा में है, और जेमू जो है तिस्ता में। ये तो बहुत आसान है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा इधर रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। अच्छा अब आया हमारा पठारी क्षेत्र आया। तो पठार क्या कहलाता है, ये देखो पठार है, पर्वत, पठार, पहाड़ियां, इन तीनों का क्लास हमने कर लिया है। तो कमेंट में है आपका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए। कितने सारे भारत के पठार है, लद्दाख पठार है, मेघालय का पठार है, मालवा का पठार है, छोटा नागपुर पठार है, ये देखो दंडकारण्य क्षेत्र, ये आपका आ जाता है तेलंगाना पठार के मतलब समीप है, समीप नहीं हम दूरी कहेंगे। कर्नाटक पठार है, दक्कन का पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र पठार है, काठियावाड़, तो ये सारे जो है आपके आ जाते हैं पठार, वो भी प्रमुख पठार। अगला सवाल कहता है भारत के दक्कन में पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शेल का निर्माण हुआ है। कहाँ हुआ है, तो क्रेटेशियस युग में हुआ है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर लगाने का कष्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल हमारा इधर आ जाता है, कहता है सवाल
कि मेघालय का पठार भाग है किसका भाई, याद रखिएगा प्रायद्वीपीय खंड का, प्रायद्वीपीय खंड का प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार, ये आपका मेघालय का पठार है। यह भ्रसन के कारण जो है प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला सवाल कहता है, हमारा कहता है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, तो कहाँ है भाई, आंसर है सेनोजोइक महाकल्प में। कहाँ है, सेनोजोइक महाकल्प में। तो अगर सवाल पूछे तो याद रखिएगा, यानी हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों जैसे सिंधु और गंगा है, उनके मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण जो है सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था, याद रखना है। चलिए अगला सवाल कहता है छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना वसा जिला धनबाद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण है। सही बात है, और यहाँ पर कोयला ज्यादा है कि नहीं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर जो चीजें पाई जाती है, चाहे कोयला हो गया, चाहे लोहा है, अब्रक है, तांबा इत्यादि चीजें यहाँ पाई जाती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का बात करें, छोटा नागपुर पता एक अग्र गंभीर है, 40वीं बीपीएससी में पूछा गया था यह सवाल। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारे अगला सवाल की बात करते हैं। ये अगला सवाल है, कहता है नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। भाई ए बी सी डी ये कुछ दे दिया, इस तरह से चित्र दे दिया, आईएएस की एग्जाम में ऐसा पूछता है सवाल। तो हमें कह देता है कि मानचित्र ए बी सी डी द्वारा अंकित स्थान क्रमशः हमको बताना है। तो आप क्या बता सकते हैं? देखो इसका आंसर रिफ्ट घाटी क्षेत्र पहला, फिर छत्तीसगढ़ का मैदान है, फिर छोटा नागपुर पठार और वर्षा का छाया है। ए बी सी करके आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी करके डिनोट कर सकते हैं। सबसे पहला रिपट घाटी क्षेत्र, ये जो है आप लोग का रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। सेकंड जो आप लोग का बी आ जाता है, बी हमारा जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, फिर मतलब छत्तीसगढ़ का मैदान है। सी आप लोग का देखो, सी आप लोग का आ जाता है छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, और आखिर डी आ जाता है आपका वर्षा छाया क्षेत्र, ये वाला वर्षा छाया क्षेत्र। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर लगाने का कष्ट करते, थोड़ा पेन गिर गया है, हम स्टार्ट करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? क्या बता सकते हैं आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मालवा का पठार। अगला सवाल, यानी अरावली, देखो सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अरावली पर्वत जो है ना हमारे भारत की जो है, मतलब पूरे भारत का क्या सबसे पुराना, विश्व में हम सबसे पुराना पर्वत। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप लोग का सतपुड़ा का पहाड़ यहाँ आ जाता है, और अभी देखो ये हिमालय हो गया, ये सब जो आ जाते हैं ना, ये सब सोचते हैं ना बहुत पुराना है। जब आप लोगों को गोंडवाना लैंड टूटा था तो ये हमारा हिमालय बन गया, जब भारत टकराया आके इस महाद्वीप से। नहीं, सबसे पुराना हमारा अरावली है, जैसा थोड़ा पहाड़ ये सब आ जाते हैं। और ये जो मेघालय, ये हमारा जो हिमालय, ये सब हमारा ट्रांस हिमालय, ये जो हमारा बृहद हिमालय, अरावली पर्वत, ये सब जो पर्वत है ना, मतलब सॉरी अरावली तो आपका पुराना ये शिवालिक पर्वत, तो ये सब पर्वत जो है, ये सब जो है अभी नए पर्वत है, नए लिस्ट में रखा गया है, इन सभी को याद रखिएगा। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, इसका आंसर चलिए लगाते हैं। इसका आंसर ए या बी? बी इज द राइट आंसर, यानी सवाल में कहा रहा था 20 का राइट आंसर छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा इधर है, दंडकारण्य क्षेत्र किस में अवस्थित है? तो अभी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा लगा दीजिएगा, नहीं लगाइएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो। बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है दंडकारण्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? आंसर सिंपल सा है, सी नंबर मध्यवर्ती में स्थित है कि नहीं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाते हैं सी नंबर खगड़पुर की पहाड़ियां। खगड़पुर पहाड़ियां जो है धारवाड़ क्रम की है। धारवाड़ क्या है? धारवाड़ चट्टान है। धारवाड़, टशियरी, विंध्यन, ये सारे के सारे जो है चट्टान है किसके? हमारे बिहार के प्रमुख 4 प्रकार के प्रमुख पठार आते हैं, पहाड़ी आती है, उनके बारे में क्लासेस किया गया था, लेकिन हम फिर से न्यू क्लासेस कराएंगे उसका। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं? तो अगर वीडियो चाहिए तो सर्च करिए
बिहार की ये बिहार की चट्टानों के बारे में राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस साथ में लगाइएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा जो है मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर भुवन पहाड़ियां हो जाएगा। भुवन पहाड़ियां बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। तो भुवन पहाड़ियां मीजो हिल्स का भाग है जो पूर्ववर्ती हिमालय का जो है अंग है, जबकि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां मेघालय पठार के भाग है। ठीक है कि नहीं। चलिए सो अब यहाँ पर जो है अगला तटीय भाग, भारत का तटीय रेखा। भारत के तटीय रेखा की लंबाई याद रखिएगा 7516.6। वही अगर आप लोग से पूछ देता है भारत की लैंड बाउंड्री तो 15106.6 के साथ करीब जो है इस तरह से आपके लैंड बाउंड्री आते हैं, है कि नहीं। तो चलिए इनके हम सवाल को लगाने का कष्ट करेंगे। हम सवाल आपका यहाँ पर है, कहता है सवाल हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई इज द राइट आंसर। अगला सवाल कहता है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार आंसर है तट से 12 समुद्री मील तक। यूपी पीसीएस मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है चलिए भारत की जो है तट रेखा की कुल लंबाई, कितना सिंपल सवाल अभी हमने जाना था, करीब जो है 7500 किलोमीटर के क्षेत्र में झारखंड पीसीएस के एग्जाम में यानी करीब 7516.6 किलोमीटर का देते हैं, कि नहीं। भारत की तट रेखा अभी हमने जाना कितना है। अच्छा भारत की तट रेखा पूछ रहा है, इसमें तो कहीं में कहीं ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, यानी करीब जो है 7516.6, यानी ये सवाल जो है थोड़ा सवालजनक है। ठीक है कि नहीं। बीपीएससी 39 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला सवाल कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो आप लोग लगाते हैं गुजरात की। किसकी लगाते हैं? गुजरात, याद रखिएगा गुजरात इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट जो है सबसे लंबी है, सबसे अधिक लंबी है, तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाते हैं गुजरात का। ठीक है देखो कितने एग्जाम, एमपी पीसीएस के एग्जाम में, उत्तराखंड के पीसीएस के, झारखंड पीसीएस के, फिर से उत्तराखंड पीसीएस के, उत्तराखंड है झारखंड में नहीं पूछा गया था, फिर यूपी यू डाइट इनके देखो कितने सारे एग्जाम में जो है आपके ये सवाल पूछे गए हैं, आप समझ सकते हो। अगला सवाल कितना इंपॉर्टेंट है वो, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, तो आंसर है बी नंबर। चलिए समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है कमेंट आप लोग को करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कर बढ़ते हैं। कहता है भारत में कितने राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हैं, तो भाई आंसर सिंपल सा सी करीब 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं, 9 राज्य। ठीक है याद रखिएगा। अगला सवाल कहता है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो आंसर है हिंद महासागर का। हिंद महासागर का आईएएस प्रीलिम्स 1994 के एग्जाम में पूछा था यह सवाल। कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो, है कि नहीं। अब अगला सवाल आता है हमारा इधर, एक सवाल है कहता है सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है इसका लहरों का। इसे देखो तटीय अपरदन में समुद्र आ जाता है, इसकी लहर आ जाता है, इसके ज्वार भाटा आ जाता है। ज्वार भाटा कैसे आता है आप जानते ही हो। ठीक है और धाराओं, सुनामी, लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है, ये समझ सकते हो, याद रखिए। पूर्वी एवं पश्चिमी तट। अच्छा अगला टॉपिक आता है पूर्वी एवं पश्चिमी तट, तो इन सभी के सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। आइए पूर्वी एवं पश्चिमी तट के सवाल है हमारा इधर। सवाल कहता है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार करते हैं। आपका सवाल यहाँ पर है, इनमें से ऑप्शन देने को होता है, आंसर जो है डी होगा। पहला जंजीर, फिर दूसरा आपका जो है सिंधुदुर्ग, फिर आप लोगों का कुन्नूर और फिर नागरकोइल। अरे पश्चिमी तट से लगभग जो है पर जो है स्थित उपरोक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम यही है कि नहीं। आपको यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, सही बात है, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी।
और यह अनूठा नगर उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी सड़कें और उज्जड़ तटागृह सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है? ये हमारी तमिलनाडु तट पर है कि नहीं? चलिए अगला सवाल कहता है भारत के तटीय क्षेत्र के भाग ददोदित करते हैं, तो आंसर है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा। आंसर आपका ये हो जाएगा। ये यूपीएससी की जगह में पूछा गया था सवाल। कहता है भारतवर्ष में निम्नलिखित शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए कोड से याद करके इनमें से सही पश्चिमी तट पर अवस्थित शहरों का नाम बताएं। आंसर ए जंजीरा और दूसरा हमने उडुपी। ये तो हमने सवाल लगा लिया था, हमने ये सवाल जो है लगा ही लिया था। चलिए अगला सवाल कहता है सूची 1 को सूची 2 में बुलाना। हालांकि सूची पर हम लोग जाते नहीं है ज्यादा, ठीक है, इसमें टाइम लग जाता है, हम इसको सवाल लगाएंगे। हालांकि यूपी पीसीएस की एग्जाम में पूछा गया था। देखो पहला आप लोग का इसका आंसर जो है ऑन दीघा। दीघा जो है हमारा कहाँ है, मतलब राज्य, सागर और पुलिन कहाँ है, ये दोनों आपको सूचित करने को कहता है। तो हमारा दीघा जो है वो पश्चिम बंगाल में, फिर हमारा जो है गोपालपुर जो है उड़ीसा में, फिर कलांगुट जो है आपका ये गोवा में, और फिर जो है मरी जो है तमिलनाडु। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए कहता है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का नाम कौन सा है? सिंपल बात, कोरोमंडल है। कोरोमंडल है को आईएएस के एग्जाम में, आरएएस के एग्जाम में, आरटीएस के एग्जाम में पूछा गया था कि कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु कृष्ण डेल्टा के पास से तमिलनाडु के कैंप कॉमरीन कन्याकुमारी तक है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है, क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल को लगाते हैं। हमारे यहाँ पर अगला सवाल करता है, थोड़ी बिजली चली गई थी, हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ये हमारा सवाल ये देख लीजिए 5 नंबर से, ठीक है, 5वें नंबर से आपका सवाल रहने वाला है। इन सवाल को लगा लेते हैं हम लोग, आइए, ठीक है। चलिए लगाते हैं। यहाँ पर हमारा सूची 1 को सूची 2 में साथ सम्मिलित करने को कह रहा है, तो आइए सूचियों को सम्मिलित कर लेते हैं। आपकी सूची है और सूची 2 है, ठीक है। इसके सागर, पुलिन और राज्य यहाँ पर दिए गए हैं। इन सारे सवालों को आप लोगों को लगा लेना। शायद ये हमने लगा लिया है, शायद हमने ये सवाल को लगा लिया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से। अब हम अगले सवाल की ओर, हम यहाँ पर महाद्वीप पर चलते हैं। महाद्वीप के सारे सवाल रहेंगे, आइए लगाते हैं। सवाल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोत्तम शिखर कल्याण शिखर यानी सैंडल पीक स्थित है हमारा कहाँ है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ है भाई? उत्तरी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा, नॉर्थ अंडमान में। अंडमान द्वीप समूह का जो है ये सर्वोत्तम शिखर है सैंडल पीक, ठीक है, याद रखिएगा। सैंडल पीक जो करीब जो है 732 मीटर का है, ठीक है। चलिए, और ये जो है दिगलीपुर के निकट स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है वो कौन सी हमारी? सैंडल पीक है, 732 मीटर की है कि नहीं? अंडमान व निकोबार बात करें तो बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है ये एक प्रकार का, ठीक है। एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा गया सवाल। अगला सवाल कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल कितनी संख्या? देखो ये स्पष्ट है, ये करीब करीब जो है द्वीपों की संख्या है ना, आइलैंड, आइसलैंड या फिर रॉक आउटक्रॉप जिसे कहते हैं हम लोग, मिलाकर करीब जो है 836 यहाँ पर जो है टोटल जो आते हैं, और इसमें 22 करीब मुख्य द्वीप निकोबार समूह में है, याद रखिएगा। कहता है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है कौन? तो आपका अंडमान को निकोबार से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। हमारा अगला सवाल कहता है निम्नलिखित द्वीपों के युगम में से कौन सा एक जो है 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किए जाते हैं, ए या बी? ए इज द राइट आंसर, यानी अंडमान एवं निकोबार। अगला सवाल लगाते हैं। प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहता है, अगला सवाल कहता है
निम्नलिखित में से किस द्वीप युगम को 10 डिग्री चैनल अलग करता है? सिंपल सवाल, आंसर अंडमान और निकोबार को। निम्नलिखित कथन पर विचार करते हैं, हमारा सवाल यहाँ पर है, कहता है वैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। वैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार वैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उजागर हुआ था और तब से यह निष्कर्षीय बना हुआ है। राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, केवल एक इज द राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल कहता है बैरन द्वीप जो है अवस्थित है कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। सिंपल सवाल, आंसर फटाफट लगा देना है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कहता है भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है? भाई बैरन द्वीप जो है उसका उद्गम जो ज्वालामुखी फटा था या फिर कुछ भी हुआ था तो उसी के कारण ये हुआ है। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो हमारा बैरन द्वीप है। यूपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, एमपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया। कितना इंपॉर्टेंट है। श्रीहरिकोटा द्वीप समूह, श्रीहरिकोटा हम जानते हैं कहाँ है, हमारी जो है यहाँ पर जो है क्या किए जाते हैं, काम किए जाते हैं। आप श्रीहरिकोटा से बात करो, हम लोगों ने भी चंद्रमा पर सफल परीक्षण किया है वहीं से, जिस प्रकार नासा उसी प्रकार हमारे यहाँ पर। ठीक है, हालांकि इसरो के बारे में जानते हैं तो श्रीहरिकोटा से जो है परीक्षण किया जाता है। कहता है सी नंबर पुलिकट झील के समीप है। ये हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है और यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करती, अलग करती है और भारत का उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित यही है। ठीक है, अगला सवाल कहता है राम सेतु, जानते हो आप लोग UPUDA-LDA-SPL प्री की एग्जाम में राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू हुआ था। आंसर है धनुषकोडी से, धनुषकोडी से। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के निकट है? तो आंसर कर देते हैं सुमात्रा। ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणम द्वीप है जो करीब 6 डिग्री 45 नॉर्थ से लगभग 60 डिग्री 15 नॉर्थ अक्षांश एवं 93 डिग्री 37 ईस्ट से 93 डिग्री 56 ईस्ट के मध्य स्थित है। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग जो है 480 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, यह इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी यानी 145 किलोमीटर पर स्थित है। बोर्नियो, जावा, श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना काफी अधिक है। अरब सागर के द्वीप समूह, तो आओ लगाते हैं अरब सागर के द्वीप समूह का सवाल। हमारा पहला सवाल, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप हमारा जो है ना वो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। ठीक है, अरबिक एशियन में। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से भारत के किस भाग से सामान्यतः प्रवाल द्वीप एटोल्स पाए जाते हैं? आंसर सिंपल है, लक्षद्वीप के निकट पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल द्वीप है? आंसर है लक्षद्वीप, आंसर है लक्षद्वीप। अगला सवाल, लक्षद्वीप जो है अवस्थित है भाई कहाँ है? हमारा दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण से पश्चिम भारत में द्वीपों का समूह प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? आंसर याद रखिएगा 36 द्वीप है, 45 से बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगली सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? आंसर है कैम्बे की खाड़ी में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है भारत तटरेखा के सुंदरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? आंसर है मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच में है? तो आंसर है रामेश्वरम। का है आंसर? रामेश्वरम है। ठीक है, समझे। अगला सवाल कहता है एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है और पोर्ट ब्लेयर का जो है ये कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट है। कौन सा है? सालसेट है। अगला सवाल, सुकूट का आंसर है सूची को सूची 2 में मिलाने को कह रहा है। आइए मिला देते हैं। आंसर आपका क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए। आंसर क्या कहता है यहाँ पर? सही नीचे कूट में देने द्वीप पर ये अवस्थित कहाँ है वो पूछता है। हम वेतियर शोधर, ये हमारा कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है, कच्छ गुजरात। ठीक है, वहीं अवस्थित है। पीरम जो है हमारा वो खंबात की खाड़ी में अवस्थित है। द्वारका जो है हमारा कहाँ स्थित है? ये भाई हमारा अरब सागर तट में अवस्थित है। अरब सागर तट लगा दीजिए, अरब सागर तट लगा दीजिए। और द्वीप जो है हमारा जो है ये कठियावाड़ में, द्वीप जो है हमारा कठियावाड़ में।
कहता है कोरी क्रीक नैविशिका स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? कच्छ के रण में स्थित है, कच्छ के रण में अवस्थित है। कहता है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य हुआ है? तो आंसर सिंपल सा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ है। करीब जो है 96 किलोमीटर की टोटल कच्छ की रन है और उन्हीं के कारण जो है ये विवाद हुआ है। और ये लंबा जलीय हुई दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है कि नहीं? चलिए, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से अब सवाल आ रहे हैं, आइए लगाते हैं। सवाल हमारा है लातूर। लातूर का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। लातूर किस प्रांत में है? आंसर है महाराष्ट्र में। लातूर जो है महाराष्ट्र में है। विदर्भ एक जो है प्रादेशिक नाम है। भारत में ये कहाँ है, किसका अंग है? तो देखो इसका आंसर है ये महाराष्ट्र का एक अंग है, महाराष्ट्र का एक अंग है। कहता है पाट जो है अंचल यानी पैट रीजन जो है वो अवस्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में अवस्थित है। 44th बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर है। कहता है पैट रीजन जो है वो आप लोगों का छोटा नागपुर के क्षेत्र में अवस्थित है। इस क्षेत्र में ऊंचे पहाड़ियां शिखर होते हैं और छोटा नागपुर पट्टकार का अधिकांश भाग राजस्थान के राज्य के अंतर्गत आता है कि नहीं? कहता है डुमरी तलैया, बहुत बार सुने होंगे डुमरी तलैया, झुमरी तलैया, है कि नहीं? रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, हम सब जानते हैं। और किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड में ही है। 47 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंसर है आंध्र प्रदेश को। क्यों कहा जाता है भाई? आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है वो प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है कि नहीं? और इसी कारण इस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, आंसर है पर्वतीय। आरएएस के एग्जाम में मणिपुर की कुल भूमि का 1843 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र नदी घाटी विशेष संबंधित है, जो यहाँ की कुल भूमि का 8% है, जबकि मणिपुर की 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। ठीक है कि नहीं? चलिए, कहता है अगर मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद स्टिल्ट से बंधे अपतृण यानी विट्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड पर बने नए मकानों में रहते हैं तो इन द्वीपों को क्या कहते हैं? इन द्वीपों को हम लोग कहते हैं फुमंडी कहते हैं। अगला सवाल, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? आंसर है सी, कर्नाटका इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। आंसर है बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आंसर है बी, पालनपुर गुजरात में। चलिए अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर है डी, आंध्र प्रदेश मालनाड में। अब मालनाड जो है वो कर्नाटक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। अंततः मालनाड कर्नाटक का क्षेत्र है और ना कि आंध्र प्रदेश का। अन्य विकल्पों के युग्म सही सम्मिलित हैं और स्पष्ट है कि सही उत्तर विकल्प डी है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है? तो आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आपका डी। इसका देखो आंसर तो कभी स्पष्ट नहीं मिला है कि प्रश्न काल के दौरान दिए गए सभी विकल्पों गलत तथा वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली अंतर्गत हरियाणा उपक्षेत्र के तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, इज्जर, पानीपत, पल्लवन, भिवानी, ये सारे चीजें आती है। ठीक है, मेहरगढ़ हो गया, जींद हो गया, करनाल जिले हो, उत्तर प्रदेश, ये तमाम आते हैं, है कि? चलिए, कहता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है हमारा पंजाब का भाग। ठीक है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों शहरों का नाम सही क्रम कौन सा है? बीकानेर, अलीगढ़, दरभंगा और नौगांव, याद रखिएगा। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल हमारा कहता है दिए गए चित्र में दिखाए गए जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से के काखा मानचित्र में ABCD से चिन्हित स्थान क्रमशः निरूपित है। ABCD यूपीएससी के खासकर ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सवाल। देखो IAS का एग्जाम है तो आप इसका आंसर लगा देंगे सी नंबर, पहला बारामूला, फिर श्रीनगर, फिर अनंतनाग और फिर करीगा। ठीक है, कर गए।
चलिए अगले सवाल कहता है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सही है। तो आप लोग कहते हैं मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी हुई है, सही बात है। कहता है अगला सवाल कहता है और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं याद रखिएगा, आपका आ जाता है मतलब देखो वर्तमान में संदर्भ में देखो सही उत्तर आप लोग का जो है यही है कि 7 राज्य से, लेकिन वर्तमान संदर्भ में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र लगी हुई। अंतः कथन ए जो है वो गलत साबित हो जाता है, तो ये बात याद रखना है। तो इसका आंसर ए नहीं होगा जो यूपीपीएससी के द्वारा दिया गया था। चलिए हाँ, तो ये आपको मिलान करने वाला कह रहा है, लगा लीजिए आराम से इसको। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है निम्न राज्यों में से किस क्षेत्रफल सबसे कम है। तो आंसर है तमिलनाडु का। आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम पूछा गया था। भारत के समस्त राज्य का क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है। तो आंसर है चौथा स्थान रहा है कि नहीं। पहला राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आते हैं क्षेत्रफल। 4 शीर्षक जो राज्य आ जाते हैं वो इनमें से ये सारे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है 2011 की जनगणना पर। तो आंसर उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र हो जाएगा, सॉरी मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो आंसर क्या है, इन दोनों में से कोई नहीं है, आंसर आप लोग का है डी नंबर महाराष्ट्र है कि नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लगभग 30% क्षेत्र जो है 3 राज्यों से समाहित है। ये 3 राज्य हैं आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला सवाल कहता है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। आंसर लगाते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कोई दिक्कत, कोई सवाल कोई मन में आई नहीं है तो लगाते हैं अगला सवाल। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राज्यों का उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में सही क्रम है। तो आप लोग आंसर लगाते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना आंसर है सी नंबर। पहला आपका वन का मतलब इस प्रकार जो है आप लोग को सी नंबर दिया गया। पहला राजस्थान का कुछ इस प्रकार, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, ऐसे आते हैं और इसके घटते क्रम में जो है आप लोग को यहाँ पर लिखा गया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। तो आंसर है उत्तराखंड है कि नहीं। याद रखिए पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उत्तराखंड। यह स्पष्ट है, ठीक है, कि उत्तराखंड राज्य उपयुक्त राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। कहता है राज्य में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां बड़ा राज्य है हमारा बिहार। लगभग 52 बीपीएससी की एग्जाम में पूछा गया था। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी तो नहीं हुआ है, ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है 13वां हो गया है। और ज्ञातव्य है कि जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाने के उपरांत क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित राज्य में कौन से जो है उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। तो जल्दी बताइए। आंसर है बी नंबर, ठीक है, बी नंबर 2, 3 और 4, यानी आपके राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, चलिए असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो सिंपल सवाल है 7 से। करीब 45th बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल। कितना महत्वपूर्ण है आप सभी देख सकते हैं, है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ, तो अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की सीमा उभनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। किसके साथ? तो बिहार के साथ, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल कहता है कि निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो आप लोग लगाते हैं बेंगलुरु की। किसकी लगाते हैं आप लोग? बेंगलुरु की। किसकी लगाते हैं आप लोग? बेंगलुरु की, ठीक है। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही है। तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या लगा दीजिएगा, जल्दी बताएं। आप लोग इसका राइट आंसर क्या लगा देंगे? डी नंबर, ठीक है। भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। कौन सा? तो अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल
कहता है कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला सवाल कहता है वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो इसका राइट आंसर गुंटूर या कन्नूर। तो कन्नूर इज द राइट आंसर। कहता है देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। करीब जो है 75 जिले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 71 ही जिले हैं, लेकिन अभी 75 जिले हैं। मध्य प्रदेश में 52 है, महाराष्ट्र में 36 है, तमिलनाडु में 38 है, हमारे बिहार में भी करीब 38 जिले हैं, है कि नहीं? चलिए, कहता है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो आंसर है कच्छ जिला। कच्छ जो गुजरात में आता है कि नहीं? गुजरात में आता है। फिर आप लोग का आता है लेह भी आता है जो लद्दाख में, जैसलमेर हो गया, फिर बाड़मेर हो गया, ये सब राजस्थान में है। ठीक है, अगला सवाल कहता है सोनभद्र जिले का स्पर्श करती है, कौन करती है? 4 राज्यों की सीमा। 4 राज्यों की सीमा, ठीक है, 4 राज्यों की सीमा है। अगला सवाल कहता है कि 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रत्येक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो आंसर है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अगला सवाल कहता है निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? जल्दी बताइए। आंसर होगा बी नंबर, मणिपुर, आइजॉल। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है, गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान, अगला सवाल है राजस्थान की राजधानी कौन सी है? राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो आंसर है जयपुर। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। कहता है ईटानगर की किस राज्य की राजधानी है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, जबकि मिजोरम की आइजोल और त्रिपुरा की अगरतला एवं पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए, कहता है भारत के 29वीं राज्य की राजधानी है? आंसर है हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर है मिजोरम आइजोल। मिजोरम आइजोल है कि नहीं? मिजोरम आइजोल। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन एक जो है सुनियोजित राजधानी नहीं है? तो आंसर है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। बेंगलुरु इज द राइट आंसर। अगला सवाल, ये कूट वाला आंसर है, कूट वाले को हम छोड़ते हैं, ठीक है, कूट वाले को छोड़ते हैं, अगले सवाल को बढ़ते हैं। तो भारत का कौन सा जो है राज्य अधिकतम राज्य सीमा को छूता है? तो आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और 50 नंबर के यहाँ पर सवाल आते हैं। कहता है मध्य प्रदेश के किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो झारखंड को, है कि नहीं? झारखंड इज द राइट आंसर। चलिए, कोई दिक्कत, कोई मन में सवाल है बता दीजिए जल्दी से, ठीक है। अच्छा, अब क्या आ रहा है? अब आ रहा है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। राज्यों के हमने सवाल देखे, अब केंद्र शासित प्रदेश के सवाल आ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के सवाल आ रहे हैं, तो क्या केंद्र शासित प्रदेश के सवाल लगाया जाए? जल्दी बताएं। ठीक है, लगाते हैं। ये रहा। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? सिंपल सवाल, 7 केंद्र शासित है। अभी तो करीब 8 हो गए हैं ना, 8-9 हो गए, 8 हो गए। कहता है भारत का सबसे बड़ा जो है, क्योंकि लद्दाख इसके साथ आ चुका है, लद्दाख श्रेणी। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? तो आंसर है दिल्ली। कहता है भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। कहता है पुदुचेरी का क्षेत्रफल विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। निम्न में से कौन एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? आंसर है त्रिपुरा, है कि वो तो एक राज्य में आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल कहता है दमन और द्वीप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर है बी नंबर, 2 और 3 सही है। 2 और 3 जो है बातें सही लग रही है, बाकी सब गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, एक चित्र दिख रहा है, ऊपर दिए गए मानचित्र संघ शासित क्षेत्र है, कौन से संघ संघ शासित क्षेत्र का? तो ये तो हमें दादर और नागर हवेली लग रहा है कि नहीं, दादर और नागर हवेली लग रहा है। चलिए, दादर और नागर हवेली कहता है सिलवासा राजधानी है किसकी? आंसर दादर एवं नागर हवेली की। आईएएस के एग्जाम में पूछ दिया था सवाल, निम्न में से कौन सा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आंसर कौन सा भाई? गोवा। गोवा कहाँ से हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए चलिए चलिए, सो अब आ जाता है प्रजाति और जनजाति, प्रजाति और जनजाति। तो आज क्लासेस जो है हम लोग यहीं तक इन रखते हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लासेस आप लोग के लिए जो है प्रजाति और जनजाति के बारे में लेके आने का कष्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर ये क्लासेस आप लोग को थोड़ी सी पसंद आए, क्लासेस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नई क्लासेस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लासेस आप लोग के लिए जल्दी लेके आएंगे इसका पार्ट 3। और अगर आप लोग को बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप लोग को मटेरियल चाहिए तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हम लोगों ने तैयार कर दिया नोट्स। कॉल करिए 6207119508। मात्र आपको 300 रुपये में हम आपको इसमें नोट्स, क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तुरंत मात्र 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। कॉल कर लीजिए इस पर और पाइए, ठीक है। एग्जाम तक का वैलिडिटी आपको सब दिया जा रहा है। नोट्स के साथ करीब 5000 ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, 5000 वन लाइनर मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, सब तो मिल रहा है। तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? तैयारी करिए, कॉल करिए 6207119508 पर। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मात्र 5 मिनट के अंदर पीडीएफ में ये सारे मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। लाइव क्लासेस ऐप पर चलिए, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो देर क्या कर रहे हैं, कॉल करें और डिटेल पाएं और अभी खरीदें। धन्यवाद।